GSTR1 का ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से अपने क्लाइंट का GSTR1 फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव GSTR1 कैसे फाइल किया जाता है और कई बातें सीखेंगे। सबसे पहली बात, GSTR1 क्या है? GSTR1 टाइमली फाइल करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तीसरी बात, GSTR1 में काफी टेबल्स है तो उनको हम डिटेल में देखेंगे। और चौथी बात, टैली से हम कैसे GSTR1 फाइल करें, कैसे डाटा जो है वो पुल करें। और पांचवी बात, GSTR1 में अगर कोई एरर आए तो उसको रिजॉल्व कैसे करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे और रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। जैसे ही हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं वैसे ही फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, पीरियड, ये तीन चीज पूछा जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 है, क्वार्टर हमारा चल रहा है। अगर हम सितंबर का रिटर्न फाइल करेंगे तो Q2 हमारा चलेगा, जुलाई से सितंबर, और पीरियड हम सितंबर सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर GSTR1 जो है, दो ऑप्शन अवेलेबल है, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। और इसका ड्यू डेट है 11/10/2021। सीन्स में सितंबर का रिटर्न फाइल कर रही हूँ, सितंबर का जो ड्यू डेट होता है वो नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख होता है। कोई भी GSTR1 अगर आप मंथली फाइल करना चाहते हो तो उसका नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख ड्यू डेट रहता है। GSTR1 जो है वो डिटेल्स है आउटवर्ड सप्लाई का। जो भी हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स का करें या सर्विस का करें, उनका डिटेल हम GSTR1 में देते हैं। अब GSTR1 जो है वो फाइल करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? GSTR1 फाइल करना इसलिए टाइमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम GSTR1 टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो हमारा जो परचेजर है उसे टाइमली क्रेडिट नहीं मिल पाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए GSTR1 हमें टाइमली फाइल करना चाहिए ताकि हमारा रिलेशनशिप हमारे परचेजर से अच्छा रहे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये दो ऑप्शन, ये क्या है, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन का मतलब है कि आप मैन्युअली अपना डेटा जो है वो फीड कर सकते हो और इसके थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। प्रिपेयर ऑफलाइन मतलब अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जैसे मेरे केस में मैं टैली यूज कर रही हूँ, तो टैली से मैं डेटा जो है इसमें अपलोड करूंगी और डेटा जो है अपने आप पुल हो जाएगा GSTR1 में। अब हम देखते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन। जैसे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन में जाती हूँ तो आप देख सकते हो इतने सारे टेबल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो हम एक एक करके टेबल को डिटेल में समझेंगे ताकि हम लोग को एक क्लियर आइडिया मिल सके और हम अपना GSTR1 खुद लगा सके। तो सबसे पहले आप देख सकते हो B2B इनवॉइसेस है। उससे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है इंपोर्ट ई वेबल डेटा। इंपोर्ट ई वेबल डेटा, तो ई वेबल डेटा जो है हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी ई वेबल जनरेटेड है तो वो डेटा हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये आता है फॉर करंट टैक्स पीरियड नो ई वेबल इनवॉइसेस आर अवेलेबल टू इंपोर्ट। मतलब मैंने अभी तक कोई ई वेबल जनरेट नहीं किया, इसलिए कोई इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। तो B2B इनवॉइसेस क्या है इसके बारे में समझते हैं। B2B इनवॉइसेस बेसिकली आप अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो तो B2B इनवॉइसेस में उसका डिटेल्स जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका डिटेल्स क्या क्या डालना पड़ता है। हम अंदर जाते हैं, यहाँ पर ऐड डिटेल्स करने का ऑप्शन है। यहाँ पर हम लोग को रिसीवर का GSTN नंबर देना होता है। मैं आपको दे के दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो मैं जैसे इसका कॉपी करती हूँ GSTN नंबर और यहाँ पर पेस्ट करके आगे बढ़ती हूँ, टैब प्रेस करती हूँ। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगी देखिएगा रिसीवर नेम जो है अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और मुझे इनवॉइस का नंबर देना होता है कुछ भी अगर मैं यहाँ पर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। और डेट ऑब्वियसली सितंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो डेट तो सितंबर का ही होगा, तो हम कोई भी डेट एक बार दे देते हैं सितंबर का। प्लेस ऑफ सप्लाई सीन्स रिसीवर का GSTN नंबर जो है वो राजस्थान का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर राजस्थान आ रहा है। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो हम लोग देते हैं, जैसे मैंने टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर दिया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर स्टेट आ रहा है क्योंकि आपका POS राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, राजस्थान।
तो अब हम नीचे चलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा रेट्स का टैब है। तो कोई भी रेट में आपका जो रेट है, बेसिकली अगर सपोज कीजिए मेरा 12% है, यहाँ पर मैं अगर टैक्सेबल वैल्यू डालती हूँ तो अपने आप जो है मेरा आईजीएसटी कैलकुलेट हो जाता है। ऊपर आप देखोगे आईजीएसटी है वो अपने आप कैलकुलेट हो गया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मैं बैक प्रेस करती हूँ, मैं इसको सेव नहीं कर रही हूँ। तो बी टू बी हमने जाना कि बी टू बी इनवॉइसेस बेसिकली अगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो उसका हम लोग को एक एक इनवॉइस वाइज डिटेल्स जो है वो देना पड़ता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं बी टू सी लार्ज इनवॉइसेस क्या है, टेबल 5 क्या है। तो बेसिकली बी टू सी लार्ज इनवॉइसेस क्या है, अगर हम किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं जिसका वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो ये इसका डिटेल बी टू सी लार्ज इनवॉइसेस में आता है। ओके, तो सपोज कीजिए मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को राजस्थान में सेल कर रही हूँ, तो उसका जो डिटेल्स है वो किस में आएगा, बी टू सी लार्ज इनवॉइसेस में। तो बेसिकली ये इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड 2.5 लाख से ऊपर का डिटेल यहाँ जाता है। अब हम यहाँ जाके देखते हैं यहाँ पर है क्या। प्लेस ऑफ सप्लाई आप जो होगा वो हमेशा आउटसाइड द स्टेट ही होगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई का डिटेल्स आप डालते हो। जैसे सपोज करिए मैं वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट नहीं कर सकती। तो पंजाब अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू देना पड़ेगा। और टैक्सेबल वैल्यू में कोई भी रेट्स जो है, जो मेरा रेट में मैंने सेल किया है वो डिटेल मुझे डालूंगी। अगर मैं डालती हूँ तो अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो इसमें भी इनवॉइस वाइज डिटेल है। तो बी टू सी लार्ज में भी आपका इनवॉइस वाइज डिटेल ही आएगा। अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर का इनवॉइसेस है तो आपका उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। और इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट सेल 2.5 लाख से ऊपर का वैल्यू इसमें आएगा। मैं बैक प्रेस कर रही हूँ। तो टेबल 5 हमने देख लिया कि टेबल 5 क्या है। अब हम बात करते हैं टेबल 9 बी के बारे में, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड। ऑब्वियसली अगर हम सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में सेल्स रिटर्न होना स्वाभाविक है। हो सकता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न हो जाए, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट हमने गलती से ज्यादा प्राइस में दे दिया है, एक्चुअल में कम प्राइस हो हो सकता है कि वो आपको वैल्यू कम करना पड़े, या हो सकता है आपको वैल्यू बढ़ाना पड़े। तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड जो है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हो और रिटर्न हो जाता है या आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आप डेबिट नोट इशू करोगे या क्रेडिट नोट इशू करोगे, डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमें डालना पड़ता है। मैं एड डिटेल्स में जाती हूँ। सिंपली आप जैसे बी टू बी इनवॉइसेस का डिटेल डाले थे वैसे ही आपको इसमें डिटेल्स डालना पड़ता है। आपको सिंपली जो भी आपका जीएसटीएन नंबर है आपको डालना होगा, और जीएसटीएन नंबर के रिस्पेक्ट में जो नेम है वो अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर डालना पड़ेगा। सीन्स ये रेड हाईलाइटेड है तो ये मैंडेटरी इन नेचर है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का डेट क्या है, नोट का टाइप क्या है, टाइप क्या हो सकता है, या तो क्रेडिट नोट हो सकता है, या तो हो सकता है सेल्स रिटर्न हो, या तो आपको वैल्यू इंक्रीज करना हो तो डेबिट नोट हो सकता है। नोट वैल्यू कितना है वो आपको डालना पड़ेगा कि नोट का वैल्यू कितना है। इसमें इनवॉइस वैल्यू जो भी नोट का वैल्यू है वो आपको डालना होगा। और सीन्स ये राजस्थान का प्लेस ऑफ सप्लाई है इसलिए इंटर स्टेट यहाँ पर दिखा रहा है। वैसे ही रेट्स आप देख सकते हो, बहुत सारे रेट्स है, जिस रेट में फॉल करता है वो आप जैसे ही डालोगे वैसे ही यहाँ पर आईजीएसटी ऑटो पॉपुलेट ले लेगा। तो बैक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट देख लिया। अब हम बात करते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। ये बेसिकली किसका क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। तो बेसिकली अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो वो रिटर्न अगर करता है तो क्रेडिट नोट हम इशू करेंगे, या हमें वैल्यू इंक्रीज करना है उसके रिस्पेक्ट में तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस किस अनरजिस्टर्ड पर्सन का डिटेल इधर आता है। हम ऐड डिटेल करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए टाइप में, अगर आप देखोगे टाइप में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो B2CL, मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है, कंज्यूमर जो है लार्ज लार्ज को सेल कर रहे हैं, मतलब इंटर स्टेट आप सेल कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जिसका वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, और वो आपको सामान रिटर्न कर रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ टैक्स या एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स,
और वो आपको सामान जो है या तो रिटर्न कर रहा है या तो आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 लोग हैं, B2CL है, एक्सपोर्ट विद पेमेंट है, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट है। आपको डेबिट नोट नंबर देना होगा, डेट देना होगा, वैल्यू देना होगा, टाइप देना होगा, टाइप क्या है, या क्रेडिट या डेबिट नोट है, प्लेस ऑफ सप्लाई देना होगा। ठीक है, इसमें आपको जीएसटीएन नंबर ऑब्वियसली इसलिए नहीं देना क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ये डिटेल्स देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल्स देते हो, ये अपने आप फील्ड जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमने बात कर लिया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अनरजिस्टर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के बारे में। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस क्या है उसके बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर सिंपली आपको ऐड डिटेल्स में जाना है। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर देना है, इनवॉइस डेट देना है, पोर्ट कोड देना है, शिपिंग बिल नंबर, बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर, शिपिंग बिल का डेट जो है वो आपको देना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, जीएसटी पेमेंट, क्या आपने जीएसटी का पेमेंट किया है या नहीं किया है। अगर आपने एलयूटी फाइल किया है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल किया है, तो आपको जीएसटी का पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू का डिटेल देना होगा और आईजीएसटी अपने आप जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। सिंस ये एक्सपोर्ट है तो हमेशा इंटरस्टेट ही होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट आप आउट ऑफ कंट्री करते हो, इस कारण ये इंटरस्टेट ही रहता है। इसमें आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस दोनों का डिटेल्स डाल सकते हो। आगे चलते हैं हम और देखते हैं और टेबल्स के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट की बात करने से पहले मैं बता देती हूँ अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। क्या जीएसटीआर 1 रिवाइज हो सकता है? नहीं, जीएसटीआर 1 जो है वो रिवाइज नहीं होता है। अगर आप पिछले महीने कुछ गलती करते हो तो आप इस महीने करेक्ट कर सकते हो उसको, लेकिन पिछले महीने का जीएसटीआर रिटर्न, आप जीएसटीआर 1 रिटर्न आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो बेसिकली अमेंड मतलब कुछ चेंजेस। सपोज कीजिए आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। क्या क्या अमेंडमेंट हो सकती है? B2B इनवॉइसेस की अमेंडमेंट हो सकती है, B2C लार्ज की हो सकती है, एक्सपोर्ट की हो सकती है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की अमेंडमेंट हो सकती है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड की अमेंडमेंट हो सकती है, और भी अमेंडमेंट हो सकती है, हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं इस टेबल के बारे में जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, B2C अदर्स। B2C अदर्स क्या है? हमने बात किया था B2C लार्ज के बारे में, अब हम बात करेंगे B2C अदर्स के बारे में। B2C लार्ज में हमने जाना था कि इंटर स्टेट सेल होना चाहिए और अनरजिस्टर्ड पर्सन को होना चाहिए और 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू का होना चाहिए। तो बेसिकली जो विद इन द स्टेट सेल है, मतलब अगर मैं वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हूँ और वेस्ट बंगाल के अंदर का जो भी सेल है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो सारा B2C अदर्स में आएगा। और अगर मैं बाहर सेल कर रही हूँ, सपोज कीजिए राजस्थान में मैं सेल कर रही हूँ और उसका वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से नीचे है, तो वो B2C अदर्स में आएगा। तो B2C अदर्स में ये डिटेल आता है। इसमें भी एक ऑप्शन है आपके पास, इंपोर्ट ई वे बिल डाटा। अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया है तो आप ई वे बिल का जो डेटा है वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल रहता है, अगर आप चाहो तो यहाँ से ई वे बिल का डेटा जो है वो इंपोर्ट भी कर सकते हो। अभी मैं ब्रैक प्रेस कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ तो क्या क्या डिटेल्स इसमें डालना होता है। हम ऐड डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है आपका विद इन द स्टेट हो, जैसे मैं वेस्ट बंगाल में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वेस्ट बंगाल के अंदर हो सकता है ऐसा। और हो सकता है कोई और स्टेट्स भी हो, जैसे राजस्थान, पंजाब, पुडुचेरी, उड़ीसा, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसका डिटेल दोगे। जैसे मैं सपोज कीजिए विद इन द स्टेट ही सेल कर रही हूँ तो वेस्ट बंगाल का डिटेल देती हूँ। टैक्सेबल वैल्यू सपोज कीजिए मेरी 24,000 रुपया है, वो हमको सिलेक्ट करना है। रेट हम लोग को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम रेट सिलेक्ट करते हैं वैसे ही सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम B2C लार्ज और B2C अदर्स में डिफरेंस समझे। B2C अदर्स जो है वो इंटर स्टेट सेल भी है और इंट्रा स्टेट सेल भी है, मतलब विद इन द स्टेट आप जो सेल कर रहे हो और आउटसाइड द स्टेट जो आप सेल कर रहे हो, दोनों है। आउटसाइड द स्टेट आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2.5 लाख से नीचे है हमारी वैल्यू। अगर हमारे 2.5 लाख से नीचे है तो हम यहाँ पर डालेंगे, कहाँ डालेंगे? B2C अदर्स में। ठीक है, इंटर स्टेट का।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक टेबल 8 बताता है निल रेटेड सप्लाई के बारे में। टेबल 8 को जानने से पहले एक डाउट हमारे मन में हमेशा आता है। सपोज कीजिए आपने B2C अदर्स में कोई सेल किया और आपने सेल रिटर्न आपका कोई हो गया, तो सेल रिटर्न का डिटेल कहाँ देंगे? क्या हम वो क्रेडिट नोट का डिटेल इधर देंगे? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, क्या टेबल 9 में उसका डिटेल दिया जाएगा? नहीं, टेबल 9 में उसका डिटेल नहीं जाएगा, बिकॉज टेबल 9 में 3 ऑप्शन आता है। एक तो B2C एल आता है, दैट इज लार्ज, और एक एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स आता है, एक एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आता है। तो बेसिकली हम लोग को जो डिटेल है B2C अदर्स का वो कहाँ देना होगा? हम लोग को बेसिकली जो भी क्रेडिट नोट हम इशू कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ B2C अदर, वो नेट ऑफ करके डालना होगा। जैसे सपोज कीजिए हमारा 100 रुपए का किसी स्टेट में सेल है और मेरा जो सेल्स रिटर्न है वो 10 रुपए का है, तो 100 माइनस 10, 90 रुपए का जो डिटेल है वो मेरे को यहाँ पर डालना पड़ेगा। 90 रुपए का B2C अदर्स में मेरे को डिटेल्स डालना होगा। तो नेट ऑफ करना होगा जो भी मेरा डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है। अब बात करते हैं निल रेटेड सप्लाई। निल रेटेड सप्लाई क्या है? निल रेटेड बेसिकली इसमें क्या क्या आता है? एक तो आपका निल रेटेड सप्लाई आता है, एक एग्जेम्प्टेड, एक नॉन जीएसटी। अगर मैं अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का काम कर रही हूँ, या मैं मोटर स्पिरिट का काम कर रही हूँ, पेट्रोल का काम कर रही हूँ, तो ये नॉन जीएसटी सप्लाई में आएगा। अगर कोई एग्जेम्प्टेड जैसे फल सब्जी का मैं काम कर रही हूँ तो वो यहाँ पर आएगा। निल रेटेड जो भी है, जैसे एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विस, ये सारा चीज मैं कर रही हूँ तो निल रेटेड सप्लाई में आएगा। तो बेसिकली विद इन द स्टेट जो आप सेल कर रहे हो और आउटसाइड द स्टेट आप सेल कर रहे हो, चाहे वो आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करो, इसका पूरा डिटेल जो है वो इसमें आएगा। टेबल 8 में आपका निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई आता है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो बहुत जन भूल जाते हैं। जैसे जैसे कि सपोज कीजिए आप अगर गुड्स प्रोवाइड करते हो और आपको एडवांस मिलता है, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो उससे पहले आपको कुछ एडवांस मिल गया, क्या इस टेबल में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं। अगर आपको एडवांस मिल रहा है गुड सेल के रिस्पेक्ट में तो आपका यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि गुड सेल के रिस्पेक्ट में एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आप सर्विस कुछ सेल कर रहे हो तो उस केस में अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो उसका डिटेल जो है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि सर्विस के केस में अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। तो जैसे ही आपको एडवांस रिसीव होता है आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, वो भी स्टेट वाइज, कि स्टेट वाइज आपको कितना एडवांस रिसीव हो रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश है, इंटर स्टेट सेल है, कितना ग्रॉस एडवांस इस स्टेट में आपको रिसीव हो रहा है और कितना आईजीएसटी है, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो आपको इन केस ऑफ सर्विस इसका डिटेल देना है। इन केस ऑफ गुड्स अगर आपको कोई एडवांस मिल रहा है तो ये टेबल 11 का डिटेल्स आपका नहीं जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। जैसे सपोज कीजिए मेरे को पिछले महीना कुछ एडवांस मिला सर्विस के रिस्पेक्ट में, उसका मैंने पैसा ऑलरेडी दे दिया, तो अब जीएसटी का पैसा वापस से तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, मुझे एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वापस से तो जीएसटी का पैसा नहीं दूंगी ना, मैंने एक बार दे दिया है। जब मैंने एडवांस पे किया था तो जीएसटी संग में दिया था। अब एडजस्ट करूंगी जब मैं इनवॉइस रेज करूंगी कि कितना मुझे स्टेट वाइज एडजस्ट करना है, यहाँ पर डिटेल देना होगा। जो इनवॉइसेस है वो तो B2B में चले जाएंगे अगर B2B सेल है तो हमारी, और B2C एल में चले जाएंगे अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल है हमारी। तो हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे आंध्र प्रदेश है और मैं एडजस्ट कर रही हूँ पिछले महीने का, कितना मैं एडजस्ट कर रही हूँ एक्सक्लूडिंग टैक्स, मुझे यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा, और अमाउंट ऑफ टैक्स कितना एडजस्ट होगा वो डिटेल देना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्वियसली अगर मैंने पिछले महीने एडवांस के टाइम टैक्स जमा कर दिया है तो जब इनवॉइस रेज होगा तो मुझे वापस से टैक्स जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज टेबल 12। टेबल 12 बताता है एचएसएन वाइज समरी। ये एचएसएन होता क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हर एक प्रोडक्ट का अपना कोडिंग होता है, तो वो कोडिंग उसको यूनिक बनाता है। इन केस आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट देना पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे है तो आपको 4 डिजिट अपने इनवॉइस में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। तो एचएसएन वाइज डिटेल आपको क्या क्या देना पड़ता है हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आप जैसे ही कुछ लिखते हो, जैसे मैं कोई कोड लिख रही हूँ, जैसे कोड लिखूंगी तो उसका डिटेल आ जाता है। जैसे 3902 अगर हम ऐसे करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है अपने आप।
और एक वे है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं पॉलीमर लिखती हूँ तो वैसे ही पॉलीमर से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो मैं कोड ही लिख के आपको बताती हूँ 39, जैसे ये पॉलीमर का कोड मैंने लिखा। यूक्यूसी क्या होता है, यूनिक क्वांटिटी कोड, जैसे केजी का किलोग्राम होता है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। केजीज का किलोग्राम हो गया आपका, केजीज एक कोड हो गया किलोग्राम का, किलोलीटर का आपका केएलआर कोड हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स है, आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, सारा मैंडेटरी फील्ड है तो आपको सारा भरना पड़ेगा एक्सेप्ट सेस। सेस आपको तभी भरना है जब सेस एप्लीकेबल हो। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, रेट कितनी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितनी है, यहाँ पर ऐड आपको सिलेक्ट करना है। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ और आप लोगों को और टेबल के बारे में बता रही हूँ। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट इशू। आपने ड्यूरिंग द पीरियड कितनी डॉक्यूमेंट इशू किए, कितने इनवॉइसेस इशू किए, कितने आपने कैंसिल किए, वो डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ता है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आपको चेंजेस करना है तो अमेंडमेंट सब चीज का होता है। यहाँ पर रिवाइज जीएसटीआर 1 कभी नहीं होता। आप जीएसटीआर 1 में पिछले पीरियड में कुछ गलती की है तो आप नेक्स्ट पीरियड में उसको चेंज कर सकते हो, राइट। तो वो कैसे करेंगे वो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो क्या क्या चीज अमेंड नहीं हो सकता, निल रेटेड सप्लाई, अगर आपने डिटेल गलत डाला तो वो अमेंड नहीं हो सकता। HSN वाइज और डॉक्यूमेंट इशू ये अमेंड नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें अमेंडेड हो सकते हैं। तो अमेंडेड B2B इनवॉइसेस में एक बार हम लोग जाते हैं और थोड़ा डिटेल में ये डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर क्या क्या रहेगा, फाइनेंशियल ईयर हम 2021 का अमेंड कर सकते हैं और 2021-22 का अमेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली 2021 का कब तक अमेंड किया जा सकता है, तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2021 का हम लोग सितंबर 21 तक अमेंड कर सकते हैं। सितंबर 21 की जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होगा, जैसे 11 अक्टूबर ड्यू डेट है तो तब तक हम अमेंड कर सकते हैं। और 21-22 का हम सितंबर 22 तक अमेंड कर सकते हैं अगर हमने कुछ गलत किया हो तो। सितंबर 22 के रिटर्न में हम लोग कर सकते हैं, मतलब अक्टूबर 11 तक हम लोग अमेंड कर सकते हैं। तो एक बार हम यहीं जाते हैं और इनवॉइस नंबर डाल के देखते हैं कि कैसा डिटेल्स शो करता है। मैं एक इनवॉइस नंबर डालती हूँ, जैसे 21-22 का ही कोई इनवॉइस है। अमेंड इनवॉइस में जाती हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल जो है वो आपका शो करने लग गया। फिर क्या था, जीएसटीएन नंबर क्या था, रिसीवर का नाम क्या था, ओरिजिनल इनवॉइस क्या था, इनवॉइस डेट क्या था। तो आप इनवॉइस नंबर अमेंड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हो डेट को आप विद इन द पीरियड जो है रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो डेट जो है वो आप रिवाइज कर सकते हो, ओके। और आप क्या कर सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आप देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अमेंडेबल है, आपने अगर कुछ गलती किया है तो आप अमेंड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर का अमेंडमेंट सितंबर नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक ही हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सितंबर के रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये सारी डिटेल्स जो है वो अमेंड कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजों के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बारे में हमने जाना, एकदम डिटेल में समझा कि ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्या है। मैं एक बार समराइज वे में आपको बता देती हूँ। एक तो आपका B2B इनवॉइसेस है जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन का डिटेल्स जाता है। B2C लार्ज इनवॉइसेस है जिसमें आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट सेल जिसका 2.5 लाख से ऊपर वैल्यू है उसका डिटेल जाता है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड का डिटेल जाता है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अगर है तो आपका डिटेल जाएगा। B2C अदर्स निल रेटेड एडवांसेस, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, HSN वाइज समरी, डॉक्यूमेंट इशू, ये सारा डिटेल्स आता है। और अगर आपको अमेंडमेंट पिछले महीने का करना है तो आप कर सकते हो। आप समरी जनरेट करोगे तो जैसे ही आप सपोज कीजिए मैं अपने टैली का जो सॉफ्टवेयर है उससे कुछ डेटा जो है वो अपलोड कर रही हूँ,
ठीक है। तो आप जनरेट कर सकते हो क्या, समरी। जैसे समरी आप जनरेट करते हो वैसे ही टाइटल समरी जो है वो अपने आप अपलोड हो जाता है, मतलब यहाँ पर दिखने लगता है। जो भी आपने डाटा डाला है यहाँ पर शो होगा कि क्या क्या आपने डेटा डाला, और यहाँ पर पूरा वैल्यू दिखने लगेगा। तो जनरेट समरी हम लोग को करना पड़ता है। और आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रिव्यूड द डिटेल्स ऑफ द प्रीव्यू एंड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। तो मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ता है कि जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने फीड किया है वो सारे करेक्ट है और मेरे नॉलेज में सही है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप देखिए, यहाँ पर रीसेट बटन भी दिया हुआ है। रीसेट बटन मतलब आपने कोई इनवॉइसेस अगर अपलोड कर दिया है, डाल दिया, आपको उसको डिलीट करना है, सारी चीजों को डिलीट करना है, तो आप रीसेट बटन यूज कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखने की बात है कि प्रीव्यू करने के बाद हम सबमिट कर सकते हैं जीएसटी-R1, लेकिन जैसे ही हम सबमिट बटन में टीपते हैं, जैसे ही हम सबमिट बटन में प्रेस करेंगे और जैसे ही हमारा जीएसटी-R1 सबमिट हो जाएगा तो हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो सबमिट करने से पहले हमें ध्यान से अपने जीएसटी-R1 को देखना चाहिए। तो सबमिट करने से पहले आपको जीएसटी-R1 को अच्छे से समझना चाहिए, फिर ही आप सबमिट करें, नहीं तो आप सबमिट मत कीजिए। बिकॉज सबमिट के बाद आप इस महीने का जो जीएसटी-R1 है वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मंथ अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो ही आप कर पाएंगे। और यहाँ पर फाइल रिटर्न का भी ऑप्शन आएगा जैसे ही आप सबमिट में प्रेस करोगे। पहले प्रीव्यू में आपको प्रेस करना है, फिर सबमिट में आपको प्रेस करना है, उसके बाद फाइल रिटर्न का ऑप्शन आएगा। आगे हम देखेंगे कि कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जीएसटी-R1 लाइव कैसे फाइल करेंगे। हम टैली के सॉफ्टवेयर के थ्रू जानेंगे कि हम जीएसटी-R1 जो है कैसे लाइव हम लोग फाइल करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम टैली से डेटा कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही है, क्वार्टर हमारा जो है वो Q2 है और सितंबर हमारा पीरियड है। हम सिंपली सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारा जो जीएसटी-R1 है उसका दो ऑप्शन हमें दिखाया जाएगा, जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो प्रिपेयर ऑफलाइन हमें सिलेक्ट करना है। प्रिपेयर ऑफलाइन हमें इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर से डेटा यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रिपेयर ऑफलाइन सिलेक्ट करके यहाँ पर चूज फाइल करना है। उससे पहले हम देखते हैं टैली में कैसे डेटा हमारा जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा और कौन सा डेटा जो है वो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो आप टैली में आप देखते हो यहाँ पे जीएसटी-R1 का डिटेल्स है। मैं कैसे जीएसटी-R1 में गई हूँ आपको दिखा देती हूँ। गेटवे ऑफ टैली जो है उसमें हमको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाके हमको सिंपली स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाना है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाके जीएसटी में जाना है और जीएसटी-R1 में जाना है। जैसे ही हम जीएसटी-R1 में जाएंगे, यहाँ पर जीएसटी-R1 का रेप्लिका हूबहू जो शक्ल है जीएसटी-R1 का पोर्टल में वैसे ही यहाँ पर दिखने लगेगा। जैसे हमने टेबल के बारे में बात किया था, B2B इनवॉइसेस, B2C लार्ज इनवॉइसेस, B2C स्मॉल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपली यहाँ पर जेसन फाइल में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो जीएसटी का पोर्टल है वो सिर्फ और सिर्फ JSON फाइल ही समझता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑल्ट ई प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग ऑल्ट ई प्रेस करते हैं वैसे ही हम लोग को पाथ पूछता है और कौन सा फाइल हमें क्रिएट करना है। तो बेसिकली JSON GSTR1 डाटा इंटरचेंज, ये जो फाइल है ये हमें क्रिएट करना है। तो हम एक बार पाथ इसको बता देते हैं कि मेरे को कहाँ पर इसको सेव करना है। तो बेसिकली मेरे को ये वाले पाथ में अगर सेव करना है तो इसका पाथ हमें कॉपी करना होगा। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा Ctrl+Alt+V से। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे वैसे ही हम नीचे जाके इसको सेव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो JSO फाइल जो है हमारा क्रिएट हो गया है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे JSO फाइल क्रिएट हो गया है। अब जो JSO फाइल मैंने क्रिएट किया है वो मेरे को अपलोड करना है। तो टैली में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो इनकम्प्लीट या मिसमैच इंफॉर्मेशन है वो हमेशा जीरो होनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट HSN इंफॉर्मेशन है हमेशा जीरो होनी चाहिए। कोई भी इनकम्प्लीट या मिसमैच डेटा नहीं होना चाहिए। तो हम जाते हैं पोर्टल में। पोर्टल में जाके हम लोग सिंपली इसको चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल हम लोग जैसे ही करते हैं और GSTR1 को हमको सिलेक्ट करना है। GSTR1 का जो JSO फाइल हमने क्रिएट किया है उसे हमें सिलेक्ट करना है।
देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है प्रोसेस विद एरर का, और इसमें जनरेट एरर रिपोर्ट भी बताया गया है। तो बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि हो सकता है कि आपके जो आपने फाइल अपलोड किया था JSON का, उसमें कुछ एरर आए। तो वो एरर को हम लोग को कैसे देखना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो बेसिकली प्रोसेस विद एरर आए हैं तो हमको जनरेट करना पड़ेगा एरर रिपोर्ट। जनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, 20 मिनट्स तक लगता है जनरेशन में। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है एरर रिपोर्ट, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो जो डाउनलोडेड एरर रिपोर्ट है वो मुझे कहाँ से देखना है और कैसे देखना है। तो बेसिकली आपको सिंपली सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में नहीं जाना है आपको, आपको डाउनलोड में जाके ऑफलाइन टूल में जाना है, और आपको रिटर्न का ऑफलाइन टूल जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके अपना जो भी डेस्कटॉप है उसमें आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है रिटर्न ऑफलाइन टूल। मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरा रिटर्न जो ऑफलाइन टूल है, GST का जो ऑफलाइन टूल है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। तो इसमें बेसिकली आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप देखोगे, ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, ताकि आपको पता चल सके कि आपका क्या एरर आया है एक्चुअल में। तो बेसिकली मैं ओपन करती हूँ, ओपन करने के बाद जो मैंने डाउनलोड किया था एरर फाइल, जो मेरे डेस्कटॉप में सेव था, उसको मैं यहाँ पर ओपन करूंगी। यहाँ पर ओपन करने के बाद ये सारा डिटेल्स अपने आप बताने लगेगा और कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा। तो क्या क्या डिटेल्स ये आपसे मांगेगा वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली इस SEZ टैक्स पेयर, तो मेरे को सिंपली यहाँ पर नो प्रेस करना है क्योंकि ये SEZ टैक्स पेयर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग नो प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या इस टैक्स में क्वार्टरली फाइल है, क्या मैं GST-1 क्वार्टरली फाइल करती हूँ? नहीं, मैं मंथली फाइल करती हूँ। तो इसमें सिंपली नो प्रेस करना है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। नो प्रेस करने के बाद वो पूछेगा इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्या आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है? तो बेसिकली मेरा इस केस में नहीं है, तो मैं सिंपली नो करूंगी और इसको प्रोसीड करूंगी। जैसे ही प्रोसीड करूंगी एक वार्निंग का साइन आएगा कि आप प्लीज कंफर्म कीजिए जो आपने डिटेल्स दिया था वो सही है। तो मैं यस प्रेस करूंगी। यस प्रेस करने के बाद वो बताएगा कहाँ पे एरर है। तो बेसिकली एरर मेरे HSN वाइज समरी में है। टैली का जो डेटा है वो इतना अपडेटेड नहीं हुआ है अभी तक, तो इस कारण HSN वाइज समरी में जो है वो एरर आ रहा है। तो आप देख पाओगे कि एरर जो है वो किस में आ रहा है, HSN वाइज समरी में जो है हमारा जो है एरर आ रहा है। व्यू समरी करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपका एरर जो है वो HSN वाइज समरी में ही हमारा जो एरर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर रेट का कुछ एरर आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या एरर है और उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं वापस से जाके आपको दिखाती हूँ। तो हमने देख लिया जो ऑफलाइन टूल मैंने डाउनलोड किया था उसमें एरर फाइल जो है उसमें मुझे पता चला कि HSN वाइज समरी में जो है हमारा एरर आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या एरर है। इसमें जाते हैं हम वापस से, प्रिपेयर ऑनलाइन में हम जाएंगे अब। देखिए अपने आप जो है डेटा जो है आपको दिख रहा होगा, 25 इनवॉइसेस जो है मेरा यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्रेडिट नोट का इनवॉइसेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई टैली के डेटा से कर लेती हूँ। जो टैली का डेटा मैंने जेसन फाइल क्रिएट करके अपलोड किया था उसका डेटा यहाँ पर दिख रहा है। 25 इनवॉइसेस मेरे B2B इनवॉइसेस के हैं। एक मेरा क्रेडिट नोट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर 14 मेरा जो है स्टेट वाइज डिटेल है, मतलब 14 स्टेट का डिटेल है। तो हम लोग नीचे जाके देख लेते हैं क्या 14 स्टेट का डिटेल आ रहा है। हाँ, ये 14 स्टेट का डिटेल आ रहा है। अमाउंट भी हमारा सही आ रहा है, 336,555। अगर आप देखोगे 336,555 का ही अमाउंट है। ठीक है, तो वो भी हमारा सही आ रहा है, 6579 तो ये भी हमारा सही आ रहा है। एक बार वापस से B2B इनवॉइसेस हम मिला के देख लेते हैं।
अगर आप टोटल देखोगे तो 237,619 आ रहा है, यहाँ पर भी 237,619 आ रहा है। तो हमारा हर डिटेल जो है वो मैच कर रहा है हमारे GSTR 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि एरर जनरेट हुआ है। देखिए HSN वाइज जो है वो डिटेल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? HSN वाइज समरी का डिटेल जो है इसलिए जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि उसमें एरर आया है। जब हमने प्रोसेस किया था तो एरर आया है। एक फील्ड और ऐड हो गया है रेट का। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं HSN वाइज में जाती हूँ समरी में, तो यहाँ पर आपको रेट जो है कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आपका HSN है, डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, यूक्यूसी है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, IGST, CGST, SGST है, लेकिन रेट का जो है डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं आ रहा है। इस वजह से रेट का जो इंफॉर्मेशन है उसमें पुल नहीं हुआ है, जिस कारण एरर आ रहा है। तो बेसिकली हम एक बार मैन्युअली डेटा डाल के देखते हैं। तो मैंने एक समरी बना के रखा हुआ है, तो वो ही उसके थ्रू मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों को समझाने का। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो आप लोगों को दिखेगा इसका डिटेल कि मेरा HSN क्या है। तो बेसिकली मेरा दो HSN है, एक 39210 का है, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर 3921, एक तो मेरा 3921 है, ठीक है। मैं पूरा ही लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को। थ्री नाइन टू वन। अब यूक्यूसी मेरा क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे यूनिट क्वांटिटी कोड मेरा क्या है, तो आप टैली में देखोगे यहाँ पर पीसेस है मेरा। तो बेसिकली मैं पीसेस यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरा पीसेस है। यहाँ नीचे जाके हमें लिखना होगा पीसेस, तो मैंने पीसेस कर दिया। अब मैं टोटल क्वांटिटी जो है वो बताऊंगी कि कितना है टोटल क्वांटिटी। अगर आप टोटल क्वांटिटी देखो तो 3682 है, तो 3682 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3682। टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको देखना है कितना है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरा टैक्सेबल वैल्यू इतना आ रहा है 401,842 842.27। ये मेरा टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 401,842.27। रेट हम लोग को दिखना होगा कि रेट कितना आ रहा है। एक बार हम रेट देख लेते हैं कितना है। 18% रेट है, तो 18% हम रेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और इंटीग्रेटेड टैक्स हमें बताना है कितना है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स 72331। एक मिनट रुकिए, 72331.58, 72331.58। तो ये मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स का है। CGST SGST कुछ नहीं है यहाँ पर, तो CGST 0, SGST 0, सेस भी हमारा कुछ नहीं है। तो हम ऐड कर देते हैं डिटेल्स। तो मैंने ऐड कर दिया है डिटेल्स, ठीक है। अब और डिटेल्स भी अगर हमें ऐड करना है तो हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करके और डिटेल्स हम ऐड करते हैं, बैक करते हैं हम एक बार और डिटेल्स हम ऐड करते हैं। रिफ्रेश करते हैं इसे और डिटेल्स हम ऐड करते हैं। तो बेसिकली HSN जो है हमारा 3924 है, 3924 ये हम डालते हैं। यूक्यूसी हमारा क्या है, यूक्यूसी अगर हम देखेंगे तो हमारा पीसेस आपको दिखेगा। तो यूक्यूसी हमारा जो है वो पीसेस है, तो पीसेस का इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डालते हैं। टोटल क्वांटिटी कितना है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली टोटल क्वांटिटी हमारा 528 है,
528 हमारा टोटल क्वांटिटी है। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना है? हमने एक जगह शायद मिस्टेक किया है, यहाँ पर हमें एडिट करना होगा। पहले 401842 लिखा है हमने, ये हमारा, हाँ ये हमने सही लिखा है, टैक्सेबल वैल्यू ही है। ओके, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है हम देखते हैं। 128763, 128763.37, 0.37, ये मेरा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। अब रेट हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेट क्या है। ये भी 18% का रेट है हमारा, तो हम 18% यहाँ पर लिख देते हैं कि 18% का रेट है। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है हम देख लेते हैं, 2180, 2.09, ठीक है। और हमारा 688 का सेंट्रल टैक्स है, 688 का हमारा स्टेट टैक्स है। इसको ऐड कर देते हैं डिटेल, वो सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमने सेव कर दिया। देखिए हम दो फील्ड हमने ऐड कर दिया है, एक 528 का हमारा क्वांटिटी है, एक 3682 का क्वांटिटी है, और एक हमारा वैल्यू है 128763 का, 128763 का, 401842 का हमारा है। ये 18% का रेट है, 2180, 21802.09, 72331। तो ये हमने डिटेल्स ऐड कर दिया है। अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं HSN वाइज में डिटेल्स हमारे जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी दिख रहा नहीं है डिटेल, एक बार जनरेट करते हैं समरी GSTR1 का। ओके, द समरी डिस्प्लेड ऑन दिस फॉर अपडेट। देखते हैं वापस से बैक जाके, वापस से सर्च करते हैं क्या वो डिटेल्स अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। प्रिपेयर ऑनलाइन में जाते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारा HSN वाइज समरी का जो टेबल है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है टैक्सेबल वैल्यू 530,605.64। अगर आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो 530,605.64 है। और अगर आप देखना चाहते हो 95,509 है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, मतलब IGST, CGST और SGST का। अगर मैं टोटल यहाँ पर करूँ तो 95 ही आता है। मैं आपको सम करके इसका दिखा देती हूँ कि कितना आ रहा है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। 95,508.99 ये आ रहा है, 95,550 थोड़ा बहुत इधर उधर का डिफरेंस हो सकता है। तो बेसिकली यही आ रहा है। अगर आपको एक और बार अपना देखना है कि आपने सही लिखा है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपने 688 लिखा है, जबकि यहाँ पर 687.66 होगा। तो कोई पॉइंट का डिफरेंसेस है, अगर आपको चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हो, 687.66 कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 687.66, 687.66 यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसको सेव करूंगी मैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेव होने के बाद आपको शो होने लगेगा। बैक करते हैं हम, एक बार रिफ्रेश करते हैं डेटा को।
रिफ्रेश करते हैं हम डेटा को, हमने सीन्स चेंजेस किया है। हमें वापस से जनरेट करना पड़ेगा समरी। देखो, सीन्स हमने अभी जनरेट किया था तो हमको टाइम लगेगा वापस से जनरेट करने में समरी। तो ये 12 बज के 1 मिनट में हम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद ही हम समरी जनरेट कर पाएंगे, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। तो बेसिकली मैंने जनरेट समरी किया और यहाँ पर जो है चेंजेस हो गए हैं, अगर आप देख सकते हो तो 95,508.99 ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। 95,508.99। तो आपको जनरेट समरी का जो इंटरवल है, अगर आपने कोई भी चेंजेस किया तो आपको जनरेट GSTR1 समरी करना पड़ेगा, 10 मिनट्स के अंदर आपको करना पड़ेगा। ओके, फिर आप सिंपली एक्नॉलेज कर सकते हो, आई एक्नॉलेज, जो भी आपने डिटेल्स दिया है वो आपने सही दिया है, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी डिटेल्स दिया है वो सही से भरा है। अगर आपने सही से भरा है तो ही आप उसको सबमिट करें। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो जो भी आपने डिटेल्स दिया है, क्या वो सही है या गलत है। 201372, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेती हूँ। 36 to 47, 36 to 47। यहाँ पे एक क्रेडिट नोट का डिटेल्स भी आ रहा है, 73221317.97। ये सारा डिटेल्स हमने सही दिया है। टोटल टैक्स का वैल्यू आ रहा है और अपना B2C अदर्स का भी डिटेल्स आ रहा है। तो ये डिटेल्स पूरा हमारा सही है, पूरा डिटेल्स हमारा मैच कर रहा है। तो अब हम जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो इसमें पूछता है, यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिटिंग। जैसे ही आप सबमिटिंग करते हो वैसे ही आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आप सबमिट करने से पहले अपने डेटा को जरूर अच्छे से देखें। तो मैं प्रोसीड करती हूँ। You have records still under processed with error status in section HSN. You may go back and take action before submitting. If you choose without taking action on the same system will process your return. ठीक है, तो हम प्रोसेस कर लेते हैं। हमने HSN पे जो है वो एक्शन ले लिया है, तो हम प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड करते हैं हम, क्योंकि हमने एक्शन जो है वो ले लिया था। ओके, और हम बैक प्रेस करते हैं एक बार और वापस से जाते हैं। GSTR1 में फाइल, अब देखिए फाइल का स्टेटस आ गया है क्योंकि हमने सबमिट कर दिया है। सीन्स हमने सबमिट कर दिया है तो अब हम फाइल भी कर सकते हैं GSTR1। तो अब हम फाइल करते हैं GSTR1 को, फाइल करते हैं रिटर्न को। आप रिव्यू देखना चाहते हो तो आप रिव्यू देख सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको देख लेते हैं। इसको एक बार वापस बैक जाते हैं, रिव्यू कर लेते हैं GSTR1 को। रिव्यू करके हम सेव कर लेते हैं। तो GSTR1 की जो समरी है वो हमने जनरेट कर ली है। वेट करते हैं हम थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं रिटर्न फाइलिंग फॉर GSTR1 जो है वो स्टेटस आ गया है। अब हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने जो भी डिक्लेरेशन दिया है वो सही है और कोई डिक्लेरेशन गलत नहीं है। अब ऑथराइज सिग्नेटरी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास दो ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइल विद DSC और फाइल विद EBC। DSC का ऑप्शन तब एप्लीकेबल है जब आपका कंपनी या LLP है, तब आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप कंपनी है या LLP है तो आपको DSC से फाइल करना पड़ता है। अगर आप अदर देन कंपनी या LLP है तो आपके पास EVC का भी ऑप्शन है। मतलब आपका OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। तो बेसिकली हम फाइल करते हैं EVC से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के लिए। जो भी वेरीफाइड नंबर है, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है, वहां पर आपको OTP जो है वो आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ OTP जो है वो टाइप करना है और उसके बाद उसको फाइल करना है। तो बेसिकली मैं OTP जो है आपका डाल देती हूँ।
ये 10 मिनट्स के लिए वैलिड रहता है। तो बेसिकली मैंने ओटीपी डाल दिया है, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई जैसे ही हम करते हैं तो आपको दिखाता है कि आपने जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर दिया है सक्सेसफुली, और आपका एआरएन नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली हमने आज इसमें हमने सीखा कि कैसे हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। हमने पूरा डिटेल में जाना, हमने एरर फाइल भी देखा कि हम कैसे एरर फाइल जनरेट करते हैं। और भी वीडियोस के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस।